औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्केलेटल मसल की थ्रू सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर वो फैक्टर्स जो स्केलेटल मसल की थ्रू ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली 3 फैक्टर्स स्केलेटल मसल की थ्रू ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, तो इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में हम अप्लाइड फिजियोलॉजी जिसमें वेरिकोस वेन आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। स्केलेटल मसल एक यूनिक आर्गन है क्योंकि इसकी थ्रू जो ब्लड फ्लो होती है वो बहुत लॉन्ग रेंज में चेंज होती हैं। ये मेनली स्केलेटल मसल की फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। रेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल की थ्रू जो होती है वो 4 to 7 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होती है, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम पे जब फिजिकल एक्टिविटी स्केलेटल मसल में इंक्रीज हो जाती है तो ये ब्लड फ्लो इंक्रीज होकर 100 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होती है। फैक्टर्स रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल, मेनली 3 फैक्टर्स स्केलेटल मसल के थ्रू ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। पहला है मैकेनिकल फैक्टर, दूसरा है केमिकल फैक्टर और तीसरा है नर्वस फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर, जब भी मसल की कंट्रैक्शन होती है तो मसल की कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की कंप्रेशन हो जाती है और ब्लड वेसल की कंप्रेशन की वजह से इसमें ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद जब मसल की रिलैक्सेशन होती है तो फिर कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल ख़त्म हो जाती हैं और एज ए रिज़ल्ट इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। सेवियर मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पे ब्लड फ्लो टू मस्कुलर कंट्रैक्शन के बीच में इंक्रीज होता है। मीन्स जब मसल की रिलैक्सेशन होती है तो इस टाइम पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। केमिकल फैक्टर्स, मेनली 3 केमिकल फैक्टर्स ब्लड फ्लो के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है लेक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हार्ट टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। दूसरा है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इन दोनों की टॉक्सिक इफेक्ट से टिश्यू को बचाने के लिए टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दी जाती हैं ताकि इन दोनों को अपने एक्सक्रीटरी आर्गन की तरफ लाया जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन मेनली लंग्स की थ्रू होती है और हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन मेनली किडनी की थ्रू होती है। और ये तीनों फैक्टर जब भी प्रेजेंट होते हैं तो ये वाजो डायलेशन कर देते हैं, मसल में जो वेसल प्रेजेंट होते हैं उसकी वाजो डायलेशन कर देते हैं और एज ए रिजल्ट ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। नर्वस फैक्टर्स, ब्लड वेसल जो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है वो मेनली सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं। कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर भी प्रेजेंट हैं, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर बहुत कम है। इस सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की स्पेशल फीचर ये है कि ये मेनली वाजोडाइलेटर नेचर के हैं। मीन्स ये ब्लड वेसल की वाजोडाइलेशन कर देते हैं। तो इस वजह से जब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर की स्टिमुलेशन हो जाती है तो ये एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन कर देती हैं और एज ए रिज़ल्ट ब्लड वेसल की वाजोडाइलेशन हो जाती है। तो इस वजह से इस नर्व फाइबर्स को सिंपैथेटिक वाजोडाइलेटर फाइबर्स और सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स भी कहा जाता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, वेरिकोस वेन्स, वेरिकोस वेन्स परमानेंट डायलेटेड वेन को कहते हैं। वेरिकोस वेन्स एनलार्ज वेन को कहते हैं। जब वेन में ब्लड की एकमुलेशन हो जाती है तो एज ए रिजल्ट इसका साइज एनलार्ज हो जाता है और इसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो इस परमानेंटली एनलार्ज वेन्स को, इस परमानेंट डायलेटेड वेन को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। वेरिकोस वेन मोस्टली सुपरफिशियल वेन ऑफ द लेग में होता है। काजेज फॉर वेरिकोस वेन्स, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज है वो है इनकॉम्पिटेंस ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेन्स। वेन्स में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को इनहिबिट करते हैं। तो अगर इस वॉल्स की फॉर्मेशन सही ना हो पाए तो एज ए रिज़ल्ट वेन्स में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होती हैं और लार्ज अमाउंट में वेन्स में ब्लड की एकमुलेशन हो जाती हैं और ब्लड की एकमुलेशन की वजह से वेन्स की डायलेशन हो जाती हैं। दूसरा जो काज है वो है एब्सेंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर किसी मसल में लॉन्गर पीरियड के लिए मस्कुलर एक्टिविटी एब्सेंट है तो वहाँ पर भी वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेन्स में जो हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो होती हैं उसके लिए मेनली मस्कुलर कंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
लेकिन अगर किसी मसल में एक्टिविटी एब्सेंट है तो एज अ रिज़ल्ट मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी और इसके नतीजे में हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में ब्लड वेंस में जमा हो जाएगा और वेंस की डायलेशन हो जाएगी। तो मेनली वो इंडिविजुअल जो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं उसमें वेरिकोस वेन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं जो कि एक गेट के आगे बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए खड़े होते हैं, तो उसमें वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन की चांसेस ज़्यादा होती हैं। दूसरा जो मेन कंडीशन है वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस और फ्लेबाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। तो वो कंडीशन जिसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन के साथ साथ थ्रोम्बस की फॉर्मेशन के साथ साथ वेन की इन्फ्लेमेशन भी हो जाए उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहा जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में भी वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन की रिस्क इंक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज कम कर लेता है इसमें भी वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन की चांसेस होती हैं। और कोई पर्सन है जिसमें लेग ट्रामा हो गया है इसमें भी वेरिकोस वेन्स की चांसेस ज़्यादा होती हैं। वेरिकोस वेन्स का रिस्क ओबेस पर्सन और प्रेग्नेंट वोमेन में भी इंक्रीज होता है। वेरिकोस वेन्स एंड ओबिसिटी वेरिकोस वेन्स के फॉर्मेशन के लिए सबसे मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि ओबिसिटी के टाइम पे बॉडी में फ़ैट का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये एक्सेस फैट लेग्स के जो वेन हैं उस पर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। वेरिकोस वेन्स एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनली 2 रीज़न की वजह से वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन होती है। पहला फैक्टर है इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनली प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की डायलेशन हो जाती है। दूसरा जो काज है वो है एनलार्ज यूट्रस। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस की एनलार्जमेंट हो जाती है, तो ये एनलार्ज यूट्रस पेल्विक वेन्स की कंप्रेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब अगर ये वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन स्क्रूटम में हो जाए तो इसको वेरिकोसील कहा जाता है, और अगर इसकी फॉर्मेशन अराउंड द एनस हो जाए तो इसको हेमोराइड्स कहा जाता है। हेमोराइड्स को मेनली हम बवासीर कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कुलेशन थ्रू स्केलेटल मसल। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।